नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग एस एस पांडे की बुक जो कि कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमने जो कि 6 चैप्टर कवर कर लिया है। लास्ट चैप्टर हमने जो कि जाति व्यवस्था को 4 पार्ट में कवर किया है, काफ़ी लेंदी और काफ़ी डिटेल में इसको जो कि हमने कवर किया था। अब जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 7 है, आपका भारत में सामाजिक वर्ग। देखो अभी तक हमने जो देखा वो भारतीय समाज में देखा है कि जो भारतीय समाज का अस्त्रीकरण है वो जाति व्यवस्था के आधार पर है, लेकिन जो भारतीय समाज में अगर आप देखोगे तो वर्ग व्यवस्था भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि जो अस्त्रीकरण का व्यवस्था वो जाति आधार पर ही केवल है, वर्ग के आधार पर भी जो कि सामाजिक अस्त्रीकरण हमको देखने को मिलता है। तो उसी अस्त्रीकरण को, सामाजिक अस्त्रीकरण को, जो समाज भारतीय समाज जो वर्ग है, विभिन्न वर्ग है, उनकी स्टडी जो कि हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इसमें देखो कौन कौन से वर्ग की बात करेंगे। भारत में कृषक वर्ग संरचना की बात करेंगे, और भारत में जो कि औद्योगिक वर्ग संरचना की बात करेंगे, भारत में मध्यम वर्ग संरचना की बात करेंगे, और ये उसके बाद कुछ क्वेश्चन है अभ्यास पर इस टॉपिक से वो देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो काफ़ी छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम जो कि शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर 2 में। रेयर ही जो कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन इसमें देखने को, मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा इस पेपर से, इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करने से पहले जो भी सर में अभी चैनल से नए जुड़े हुए वो फटाफट से देखो, यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के दोस्त का चैनल है। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा सहयोग दीजिए। तो ये देखो चलो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखो जो पहला टॉपिक हम देखेंगे भारत में कृषक वर्ग संरचना। यहाँ पे कहने का मतलब जो किसान है हमारे भारतीय समाज में, इनमें भी कई सारे वर्ग बन चुके हैं। ठीक है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, इस तरह के जो कि किसानों में भी कई वर्ग संरचना बन चुके हैं, जिसके कई कारण हैं। जैसे देखो जो अंग्रेजों की ब्रिटिश नीति थी, भू राजस्व की नीति, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब थी। फिर हरित क्रांति हुई, उसमें भी जो कि कई किसान अमीर गरीब हो गए। ठीक है, कुछ मजदूर बन गए। इस तरह की मतलब कृषक के आधार पर जो असमानता थी वो बढ़ गई। फिर उसका देखो और जो नई आर्थिक नीति आई थी 1991 की, ठीक है, उसके द्वारा भी कुछ जो कि कृषक सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। तो ये कुछ मोटा मोटा कारण थे जिससे जो कि इसमें वर्ग संरचना का उद्भव होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बेसिक समझ लिया। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है भारतीय सामाजिक अस्त्रीकरण का आधार जाति रहा है, इसके बावजूद यहाँ वर्ग स्वरूपों के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज गांव हो या शहर, भारत के सभी जगहों में वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। मतलब वर्ग जो है कि आज जो है कि देखो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह विद्यमान है। एस देसाई भी देखो अपनी स्टडी में बताते हैं कि परंपरागत भारत में भू स्वामित्व को लेकर कोई वर्ग नहीं था और भूमि पर समस्त गाँवों का सामूहिक स्वामित्व होता था। भारत में सामाजिक वर्गों का उदय जो कि ब्रिटिश आर्थिक संरचना में मौजूद भूमि पट्टेदारी व्यवस्था के कारण हुआ। मतलब देसाई जी बताते हैं जो कि भारतीय परंपरागत समाज में देखोगे तो भू स्वामित्व को लेकर कोई वर्ग नहीं था, मतलब भूमि का स्वामी किसका ज़्यादा है ये इसके आधार पर कोई वर्ग नहीं था। लेकिन जब से अंग्रेज आए ना, जो उन्होंने जो अपनी आर्थिक संरचना नीति और आर्थिक राजनीतिक नीति अपनाई थी, उसमें जो कि भूमि को पट्टेदारी व्यवस्था लाया था। मतलब कि जमींदारी व्यवस्था हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थे इनके कारण जो कि कृषक समाज में वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे जो कि सरकार के बीच बिचौलियों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई जिसे जमींदार कहा गया। जो जमींदार था वो जो कि एक नया वर्ग उदय हुआ जो कि जमींदार कहलाया, और यह जो कि सरकार और किसानों के बीच में जो कि आपका बिचौलिया का काम करता था, मध्यस्थता का काम करता था। ठीक है, जमींदारी प्रथा में जमींदार और स्थायी जोतदार और एवं अधिकार के रूप में रैयतवाड़ी में भूस्वामी, बड़े रैयत और भूमिहीन कृषक मजदूर के रूप में देखा जा सकता था। देखो जमींदारी प्रथा में 2 वर्ग नए आए, एक तो आपका जमींदार था, दूसरा अस्थायी जोतदार वर्ग सामने आया। और फिर देखो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें 3 वर्ग आए, एक भूस्वामी आए जिनकी भूमि होती थी, बड़े रैयत आए यानी बड़े किसान जो होते थे वो आए, और भूमिहीन कृषक मजदूर, ये 3 वर्ग के रूप में देखे गए। इस तरह अगर आप देखो कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग संरचना में कुल 5 वर्ग विद्यमान थे। सबसे पहले देखो ये जो नंबरिंग है ये इसी आधार पर बताता है कि सबसे ऊपर कौन है। ऐसे मान लो ये 5 भाग में इसको डिवाइड कर दो पिरामिड बना के, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो कि देखोगे इसमें भूस्वामी है, फिर कृषक या किसान है, फिर खातेदार है। खातेदार करने का मतलब ये ऐसे लोग थे जो कि किसानों की ज़मीन पे खेती करते थे और उपज का एक हिस्सा जो कि भूस्वामी को देते थे और एक हिस्सा जो कि अपने पास रखते थे। तो ऐसे लोग को क्या करते थे, खातेदार। तो ये खातेदार का स्थान था। फिर जो खेतिया मजदूर थे यानी खेतों में काम करते थे उनकी स्थिति थी। फिर दस्तकार या कारीगर की स्थिति। दस्तकार या कारीगर में वो लोग आते थे जो गैर कृषि काम करते थे, जैसे जो कुम्हार हो गया, आपका बढ़ई हो गया, जो घड़े के बर्तन वगैरह, मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, स्टील के बर्तन वगैरह बनाते थे, जो सोनार हो गया, वो इस सब कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो कि कृषक वर्ग संरचना में देखोगे ये 5 वर्ग जो कि विद्यमान थे अंग्रेजों के समय में।
यहाँ पे हमने देखा ये। अब देखो इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि कैसे कैसे इन वर्गों का उदय हुआ। जो 5 वर्ग की हमने बात की, तो पहले यहाँ पे देखो भूस्वामी वर्ग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ब्रिटिश शासन ने स्थानीयता के आधार पर विभिन्न प्रकार के भूमि बंदोबस्तों जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त किए। देखो मतलब ये लोकेशन, स्थानीयता मतलब लोकेशन, मतलब जगह भारतीय एरिया का अलग अलग एरिया के आधार पे, मान लीजिए इंडिया का पूरा मैप है, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था आ गई, मतलब नीचे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यहाँ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, यहाँ महलवाड़ी व्यवस्था, जैसा स्थान था उस आधार पर वैसा जो कि व्यवस्था का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इस बंदोबस्त के बाद भूमि के वे स्थायी स्वामी, वे कौन, यानी जमींदार। इस बंदोबस्त के बाद जो जमींदार थे वो भूमि के स्थायी स्वामी हो गए और वंशानुगत स्वामी भी हो गए। जमींदार का एकमात्र कर्तव्य था अंग्रेजी सरकार को निश्चित लगान का भुगतान करना था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप किसान जो है कि जोतदार बन गए। देखो क्यों, क्योंकि किसानों से जो कि भूस्वामी का जो भू संपत्ति का जो एक मालिकाना हक था वो छीन का जो कि आपका जमींदार जो थे उनको दे दिया गया। तो जो किसान थे वो जोतदार बन गए, मतलब कि अपने खेतों में काम करने वाले बन गए। और देखो जमींदारी प्रथा ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो कि अब तक का भारतीय समाज में बिल्कुल नया था। यानी जो जमींदार वर्ग था ये भारतीय समाज में अब तक जो कि बिल्कुल नया था, ऐसे वर्ग को जो कि जमींदारी प्रथा ने जो कि जन्म दिया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है समय के साथ साथ भूमि साहूकारों, व्यापारियों एवं अनुपस्थित जमींदारों जैसे गैर खेतिहर लोगों के हाथ में चली गई। मतलब जो भूमि थी आपका धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो साहूकार, व्यापारी या अनुपस्थित जो जमींदार थे इनके हाथों में जो कि ये खेती काम नहीं करते थे, इनके हाथों में जो कि खेती वाली ज़मीन चली गई, जिनका खेतीहर वर्गों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह अत्यंत गरीब हो गए। यानी जो किसान हमारे थे, खेतीहर लोग थे, वो जो कि गरीब होते चले गए क्योंकि इनकी ज़मीन जो कि छीनती चली गई, ये कर्ज जाल में फंसते चले गए इस वजह से, ठीक है। स्वतंत्रता के समय मध्यस्थों के वर्ग के पास भूमि के बहुत बड़े भाग थे तथा किसानों के पास या तो कोई ज़मीन नहीं थी या बहुत थोड़ी ज़मीन थी। मतलब जो जब आज़ादी हुआ जो मध्यस्थ लोग थे यानी जमींदार वर्ग था उनके पास भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा था आज़ादी के समय, ठीक है। और जो वास्तविक किसान थे जिनकी भूमि वास्तव में थी उनके पास बहुत थोड़ा बहुत ज़मीन था या तो फिर उनके पास ज़मीन ही नहीं होता था। उस समय अत्यधिक वर्गीय असमानता थी जिसके कारण भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक असमानता परिलक्षित हुई। अतः भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी, नेहरू और पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भूमि सुधारों पर बहुत जोर दिया। अब देखते हैं जो भूमि सुधार होता है उसके क्या परिणाम होते हैं, ये आपके जो कृषक सामाजिक वर्ग संरचना है उसमें। देखो भूमि सुधार का प्रथम चरण का उद्देश्य जमींदारी जैसे मध्यस्थों को हटाना था, जिसके लिए जो कि जमींदारी प्रथा को 1950 में समाप्त कर दिया गया। देखो भूमि सुधार किया गया, मतलब जिसके पास अधिक से अधिक भूमि है उससे लेकर जिसके पास भूमि नहीं है उनमें वितरण करना, इस तरह की बातें थी। इसके लिए जो कि सबसे पहले जो जमींदारी प्रथा था उसको समाप्त कर दिया गया 1950 में आपका, ठीक है। और इसको जो कि देखो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में जो कि लागू किया गया 1951 में भूमि सुधार कानून को लागू किया गया। इसका उद्देश्य था किसानों के साथ राज्य का सीधा संबंध स्थापित हो, अतः वास्तविक किसान या खातेदार जो कि खातेदार को भूमि का स्वामित्व अधिकार देना था और इस नए परिवर्तन का एक भाग था। मतलब जो वास्तविक किसान था या खातेदार उसको जो कि भूमि का स्वामी बनाना था और इससे जो कि राज्य और किसान के बीच में जो कि सापेक्ष जो कि संबंध स्थापित हो पाए, मतलब इनके बीच में कोई बिचौलिया ना हो। तो इस तरह से भूमि सुधार का ये मुख्य उद्देश्य था। फिर देखो 1950 में जमींदारी प्रथा की समाप्ति के अनेक सामाजिक आर्थिक परिणाम हुए। इसके फलस्वरूप नए वर्गों का गठन हुआ। अब देखो इसके फलस्वरूप कौन से नए वर्गों का गठन हुआ आपका। भूमि सुधार से पूर्व जो खातेदार जमीनों पर खेती कर रहे थे, जिनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया था, उनमें से अधिकांश भूमिहीन कृषक मजदूर बन गए। मतलब कहने का यहाँ पे है कि देखो जब भूमि सुधार हुआ तो जो खातेदार ज़मीनों पर खेती करते थे ना, जैसे आधा खेत का एक हिस्सा जो कि भूमि स्वामी को देते थे और एक हिस्सा उपज का एक हिस्सा अपने पास रखते थे। तो जब भू सुधार हुआ तो क्या हुआ, एक सीमांत का नियम आया था जिसके तहत कहा गया कि कोई भी मतलब जो जमींदार था पहले उसके पास जो कि भूमि का अत्यधिक एक सीमा तय कर दी कि इससे ज़्यादा कोई भूमि अपने पास नहीं रख सकता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो भूस्वामी लोग थे उन्होंने जो खातेदार लोग थे उनको जो कि अपने काम से निकालना शुरू कर दिया और स्वयं ही उन खेतों में काम करने लगे या फिर कुछ मतलब या तो फिर स्वयं काम करते थे या फिर बहुत कम मजदूर लेके काम करते थे। तो इससे जो आपके खातेदार थे वो क्या हो गए, वो जो कि आपको देखो वो जो कि
कहाँ गए, हाँ वो जो कि कृषक मजदूर बन गए थे। जो खातेदार थे वो क्या बन गए थे, आपके कृषक मजदूर बन गए थे। मतलब एक तरह से उनका जो भूमि पे थोड़ा बहुत अधिकार था वो अब खत्म हो गया था। इसके परिणामस्वरूप जो किसानों की गरीबी में वृद्धि हुआ। इसके अतिरिक्त एक श्रेणी ऐसे समृद्ध खातेदारों की भी थी जो भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होने के कारण पैदा हुई। उन्होंने अतिरिक्त जमीन को सरकार द्वारा निर्धारित पर्याप्त रूप से कम दरों पर जमींदारों से खरीद लिया। कहने का मतलब कि एक तो ऐसे खातेदार थे जिनको जो कि भूमि से हटा दिया गया और वो जो कि अब उस जो भूस्वामी थे उनके खेतों पर काम नहीं करते थे, वो मतलब मजदूर बन गए। और साथ ही एक ऐसे भी खातेदार थे जो कि काफ़ी धनी थे। मतलब खातेदारों में जो एक उच्च वर्ग था, धनी खातेदार थे, उन्होंने क्या किया, जो एक सीमांत का नियम लग गया था कि कोई भी लोग जो कि इससे ज़्यादा जो कि भूमि नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने जो कि उच्च भूस्वामियों से जो भूस्वामी थे जिनके पास अधिक से अधिक भूमि थी, उनसे जो कि कम दरों पर जो कि भूमि खरीद लिया। अब ये भूमि खरीद का जो कि इन्हें भी जो खेती करने लगे, तो एक ये नए वर्ग का उदय हो गया जिन्होंने भूमि खरीदना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये जो नए वर्गों ने भूमि खरीदा, इन्होंने क्या किया, ये व्यापारिक कृषि करने लगे, यानी कृषि को व्यापार की तरफ ले जाने लगे। इस प्रकार किसान व्यवसायियों अथवा किसानों का एक ऐसा नया वर्ग बना जिसने खेती को एक उद्यम के रूप में चुना। मतलब जैसे ऐसे खेती करते थे जिसका एक्सपोर्ट बाहर के देशों में किया जा सके या फिर विभिन्न राज्यों में किया जा सके, जिससे जो कि एक तरह से उद्योग का स्थापना, मतलब खेती को लेकर उद्योग की स्थापना हो सके। तो एक बृहद स्तर पर जो कि खेती ये करने लगे। ठीक है, इस तरह से जो भूस्वामी वर्ग था उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिले भूमि सुधार के लेके, और इस तरह से एक नए वर्ग का उदय होता है। फिर देखो कृषक या किसान वर्ग। जो कृषक या किसान वर्ग है, इसमें देखो क्या बातें कही जा रही है। ब्रिटिश शासन द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई में जो कि लागू थी, के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व किसानों को या वास्तविक कृषकों को दे गया। यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो कि भूमि का स्वामी कौन था, किसान को ही जो कि भूमि का स्वामी माना गया, जिन्हें राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। मतलब उनको जो कि राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, वो डायरेक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भुगतान करते थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने कृषक स्वामियों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो कि अत्यधिक भू राजस्व, छोटी जोतों और अत्यधिक ऋणग्रस्तता के कारण आरंभ से ही निर्धनता का शिकार हो गया। कहने का मतलब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें इतना ज़्यादा लगान वसूला जाता था, जिससे जो कि जो ये किसान थे, जो खुद भूमि के मालिक थे अपने, ये जो कि इतने ऋण में फंस गए, कर्ज में फंस गए कि ये इनके पास जो कि जो भूमि का आकार था वो छोटा हो गया, या तो फिर ये इन्होंने अपनी पूरी की पूरी भूमि बेच दी कर्ज के अभाव में, कर्जदार होने के कारण। ठीक है, जिससे जो कि ये जो वर्ग था, किसान वर्ग था, ये जो कि गरीब हो गया, और साथ ही ये जो कि कृषिहीन, मतलब भूमिहीन किसान बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, किसान स्वामी वर्ग कभी भी समरूप श्रेणी के रूप में नहीं रहा। सामान्यतः इनमें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो किसान स्वामी वर्ग था, इसको 3 श्रेणी में आप देख सकते थे किसान वर्ग को उस टाइम। देखो कौन था, पहला धनी किसान था, ये ऐसे किसान थे जिनके पास पर्याप्त जोते थे, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था और ये जो कि खुद उस पर खेती नहीं करते थे, मजदूर को लेकर खेती करवाते थे। समकालीन ये केवल उसका देखरेख का काम देखते थे। ठीक है, समकालीन कृषक संरचना में ये सुदृढ़ पूंजीवादी किसान समूह के रूप में उभर रहे हैं। ये जो धनी किसान था, इस समय जो कि सुदृढ़ पूंजीवादी जो किसान है वो इसी रूप में जो कि उभर रहा है। फिर देखो मध्यम किसान, एक दूसरा वर्ग इसमें आया था, मध्यम किसान। मध्यम आकार की जोतों के भूस्वामी होते थे ये, मतलब इनके पास भी लैंड होता था पर बहुत ज़्यादा नहीं होता था, और ये आत्मनिर्भर है। ये पारिवारिक मजदूरी की सहायता से भूमि पर कृषि करते थे। फिर एक और जो कैटेगरी था वो कौन था, किसानों में निर्धन किसान था। एक ये भी एक वर्ग था। इसके बाद देखो, ये वे भूस्वामी हैं जिनके पास परिवार की जीविका चलाने के लिए पर्याप्त जोत नहीं है। मतलब इनके पास भूमि तो है पर इतना नहीं कि उनका इससे जो कि उनके परिवार का जो कि भोजन या पेट भर सके, पालन पोषण हो सके। ये अन्य लोगों की ज़मीन किराए पर लेने या मजदूरी करके आय बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। कृषक जनसंख्या में इनका एक बड़ा भाग होता था। मतलब ये जो कि अपनी जीविका चलाने के लिए कई अन्य जगह पे मजदूरी करते थे, किसी और खेतों में या फिर किसी और के खेत जो कि किराए पर लेके उस पर खेती करते थे। तो ये 3 वर्ग जो कि किसानों हमको देखने को मिलते थे, कौन सा, धनी किसान, मध्यम किसान और निर्धन किसान। ये किस रूप में आया था, जो हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था किसानों के ऊपर, उन्होंने इसको राजस्व देने के लिए जो कि बहुत सारे कर्जे लिए, जिससे जो कि ये जो कि अपने इनके खेतों का आकार या तो छोटा हो गया या फिर इन्होंने अपनी खेतें बेच दी। ठीक है, तो इस तरह के जो कि 3 तरह के हमने यहाँ पे कृषक जनसंख्या को देखा। अब देखो इसमें कुछ और बदलाव देखते हैं। जब हरित क्रांति आती है और जो 1991 का रिफॉर्म होता है, तब कृषक जो संरचना है उसमें और भी बदलाव देखने को हमको मिलते हैं। देखो क्या कहता है, हाल ही के वर्षों में भारतीय कृषि संरचना में एक बड़ा परिवर्तन लाने में
इन किसान स्वामियों का निर्णायक भूमिका रही है, विशेषतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में। इस परिवर्तन को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के जरिए जो कि ये जो आपका भारतीय कृषक संरचना था, इन्होंने जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि भारतीय कृषि संरचना में परिवर्तन लाया है। देखो कौन कौन से परिवर्तन हुए ये यहाँ पे देखेंगे हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खाद्यान्न की भीषण कमी थी। हरित क्रांति को इस समस्या को सुलझाने के रूप में देखा गया। जो देखो जब भारत देश आज़ाद हुआ ना, तो हम लोग के पास अनाजों की काफ़ी कमी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो हरित क्रांति जो कि एक अच्छा जो कि समाधान के रूप में सामने आया था। कैसे हम देखते हैं यहाँ पे 1960 के दशक में भारत ने हरित क्रांति का आरंभ किया। इसने उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, सघन कृषि विकास कार्यक्रम आदि प्रारंभ किए। इस कार्यक्रमों के अंतर्गत उर्वरकों व कीटनाशकों का पर्याप्त प्रयोग हुआ। इसके साथ साथ जो कि पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मतलब एक तरह से आधुनिक कृषि की ओर हम लोग अग्रसर हो गए थे। शुरू में प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम जो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सफल हुआ। इस प्रकार देश के इन भागों में कृषि उन्नत तरीके से खेती के समान प्रतिरूप में बन गए। मतलब इस एरिया के जो किसान थे वो काफ़ी अमीर होते चले गए, क्योंकि यहाँ पे पैदावार काफ़ी बढ़ गई थी। फिर देखो हरित क्रांति द्वारा विकास के कई सामाजिक परिणाम हुए। कृषक संरचना के अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक असमानताएं और अधिक बढ़ गई। यानी कृषक संरचना में जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं थे, हरित क्रांति ने उसको और भी बढ़ाया है। कैसे यहाँ पर देखो, इस कारण जमीन कुछ लोगों के हाथों में संकेंद्रित हो गई है। इसके साथ ग्रामीण निर्धनता भी बढ़ी है। निर्धनों में खेतिया मजदूर और भूमिहीन ग्रामीण प्रमुख हैं। कहने का मतलब जो यहाँ पे देखो हरित क्रांति जहाँ जहाँ सफल हुई वहाँ के किसान जो कि अमीर हो गए, और जहाँ जहाँ सफल मतलब पूरे देश में तो सफल नहीं हुआ और पूरे देश में लागू भी नहीं हुआ था, तो जहाँ जहाँ सफल नहीं हुआ वहाँ के लोग जो कि आपके देखोगे तो खेतिया मजदूर के रूप में हो गए और भूमिहीन ग्रामीण के रूप में ये रहने लगे। भारत के विभिन्न भागों में वर्तमान में भूपतियों ने अपने हितों की रक्षा हेतु संगठन बना लिया है। ये जो बड़े बड़े किसान हैं, इन्होंने अपने जो भूपति हैं आपके, इन्होंने अपने हितों के लिए क्या किया, एक संगठन बना लिया है। इनमें से कुछ संगठन के उदाहरण जैसे को अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन आदि है। सामान्यतः किसानों की सभी श्रेणियाँ इन संगठनों का सदस्य है, परंतु इन संगठनों पर प्रभुता देखोगे धनी किसानों का ही है और वे ही इसके नेतृत्व करता है। तो ये भी देखो एक सामाजिक वर्ग असमानता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये संगठन बने हैं इसमें जो कि प्रभुत्व किसका, धनी किसानों का है तो सभी किसान इसमें, लेकिन धनी किसानों का इस पर प्रभुत्व है और वही इसके नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो कि अभी देखो भूस्वामी को देखा, जो भूस्वामी तो थे जिनके पास भूमि बड़े बड़े भूमि होते थे उनके बारे में देखा, और उसके साथ साथ जो कृषक सामाजिक संरचना था उसमें वर्ग व्यवस्था को देखा। अब देखते खातेदार जो वर्ग था, ये ऐसे वर्ग थे जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये दूसरों की भूमि पर जो कि खेती करते थे, इनकी अपनी भूमि नहीं होती थी और जो कि खेती का एक हिस्सा जो कि भूस्वामी देते थे और एक हिस्सा अपने पास रखते थे। अब देखो यहाँ पे खातेदार वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। जमींदारी बंदोबस्त ने अंग्रेजों से पूर्व भारत के भूस्वामी किसानों को खातेदार वर्ग में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो जमींदारी व्यवस्था थी उसने जो भारत के भूस्वामी किसान थे, जिनकी भूमि पर अपनी जो कि पकड़ थी, अपनी मालिकाना हक था, वो जो कि खातेदार वर्ग के रूप में परिवर्तित हो गए। किस कारण से, जो अंग्रेजों की जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके कारण। जमींदारों ने खातेदारों से अत्यंत उच्च लगान लेने की प्रथा को प्रारंभ किया। इस कारण से देखो कि ये अत्यधिक लगान देने की वजह से ये जो कि भूमिहीन हो गए थे। फिर देखो यहाँ पे स्वतंत्रता के समय खातेदारों की अनेक श्रेणियां थी, जिन्हें खातेदार, उप खातेदार, बटाईदार आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम तीनों समझते हैं कि ये तीनों क्या है, तीनों का क्या मतलब है। जमींदारी क्षेत्रों में भले ही जमींदारों तथा वास्तविक किसानों के मध्य अनेक श्रेणियां थी, परंतु खातेदारों के पास भूमि पर खेती करने का अधिकार थे। मतलब खातेदार ऐसे लोग थे जिनको भूमि पर खेती करने का अधिकार, राइट प्राप्त था और इन्हें निकाला नहीं जा सकता था। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता था जो कि खेती करने के लिए इनके पास राइट होता था। ऐसे जो इनको क्या बोलते थे, खातेदार। अब देखो उप खातेदार कौन थे। उप खातेदार के टेन्योर के कुछ सुरक्षित अधिकार है, परंतु इन्हें निकाला जा सकता है। मतलब जैसे इनको मान के चलो, जैसे 4 साल के लिए कोई भूमि दे दिया गया, 2 साल के लिए कोई भूमि दे दिया गया, कुछ पैसे लेके या खेती का एक हिस्सा लेके इनको खेती दे दिया गया कि आप यहाँ पे खेती काम करिए, लेकिन एक टेन्योर को कुछ ही सुरक्षा दिया गया, परमानेंट नहीं दिया गया। ठीक है, तो और इनको जो कि बाद में अगर चाहे तो जो भूस्वामी है उसको इनको जो कि निकाल भी सकता है। ठीक है, इसको क्या बोले हम, उप खातेदार बोले। अब बटाईदार क्या है, बटाईदार के पास टेन्योर की सुरक्षा नहीं थी तथा वे भूपतियों के दया पर निर्भर थे। मतलब भूपति जब चाहे तब इनको हटा सकता था, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता था कि कितने टाइम तक यहाँ पे खेती करेंगे। ये लोग खेती करते थे तथा फसल का आधा हिस्सा भूपति, जो बटाईदार होते थे, फसल का आधा हिस्सा, कभी कभी आधा से ज़्यादा हिस्सा भी 70% तक हिस्सा जो कि भूस्वामी को दे दिया जाता था उनके दबाव में। ठीक है, क्योंकि ये देखो उन्हीं के रहमो करम पे जीते थे। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं। खातेदारी सुधारों के अंतर्गत लगान की नियमितता, टेन्योर की सुरक्षा, खातेदार
के भूमि पर स्वामित्व के प्रावधान थे। मतलब कि खातेदारों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे इनको जो लगान की नियमितता है वो बनी रहनी चाहिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा ना हो। टेन्योर को इनको जो टेन्योर की सुरक्षा वो इनको मिलनी चाहिए, जिनको पहले नहीं मिलता था। अब जो कि इनको जो कि टेन्योर का यानी कि कुछ अवधि के लिए इनको सुरक्षा दी जाए, ताकि ये इतने टाइम तक 1 साल 2 साल जो भी एग्रीमेंट है उतने टाइम तक खेती कर सके, इनको कोई हटा ना सके। खातेदार के भूमि पर स्वामित्व के प्रावधान थे, मतलब जो खातेदार थे उनको खातेदारों को भूमि पर जो कि भू स्वामित्व का प्रावधान भी लागू किया, मतलब इनको भूमि भी दिया जाने लगा। कुछ इस तरह से सुधार इनके साथ किया गया, परंतु कार्यक्रम और इसके क्रियान्वयन में अनेक कमियों के कारण भूमि सुधार के में अधिक सफलता नहीं मिली। सुधार के लाभ खातेदार के वर्ग के धनी लोग को ही मिला, मतलब खातेदार में भी जो उच्च वर्ग थे, धनी लोग थे, धनी खातेदार वर्ग थे, उन्हीं को जो कि इन सुधारों का लाभ मिला। बाकी और जो मैक्सिमम लोग थे उनको इसका लाभ नहीं मिला। उप खातेदारों को भी कुछ सीमा तक लाभ मिला, क्योंकि अब वे खेती करने के अधिकार को प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जो एक खातेदार वर्ग था उसको यहाँ पे देख लिया। अब चलिए देखते हैं अपने खेतिया जो मजदूर वर्ग है इसके बारे में। ठीक है, ये फोर्थ वाला पॉइंट हमारा फोर्थ है, खेतिया मजदूर वर्ग। इसके बाद आपका वो जो कलाकार वर्ग था, मतलब जो शिल्प कलाकार वगैरह थे बड़े वगैरह, उनका वर्ग आएगा। ठीक है, तो देखो खेतिया मजदूर वर्ग में क्या आता है यहाँ पे देखो। ब्रिटिश काल में लगान देने वाले खातेदारों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ खेतिया मजदूरों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके लिए कृषक जनसंख्या में बढ़ती ऋणग्रस्तता, इसके साथ साथ होने वाले भूमि से अलगाव, गांव से दस्तकारों का विस्थापन मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक है। मतलब जो खेतीय मजदूरों में वृद्धि हुई खेतीय मजदूर वर्ग में, इसके लिए क्या क्या था, जो किसानों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और किसानों के जो भूमि थे उन पर ऋण बढ़ता जाता था, जिससे वो अपना भूमि बेच देते थे और वो खेतीय मजदूर बन जाते थे। साथ ही इनका भूमि से अलगाव भी होने लगा, मतलब अपनी भूमि को बेच देना। और जो दस्तकारी व्यवस्था थी, दस्तकारी सिस्टम था, इनका जो कि गाँव से विस्थापन होने लगा, अतः इनको जो सपोर्ट मिलता था इनसे वो भी नहीं मिलता था। तो इस आधार पर ये जो कुछ कारक थे जिससे ये खेतीय मजदूर जो कि बन गए। जो दस्तकारी में लोग थे वो भी जो कि खेतों में काम करने लगे, क्योंकि दस्तकारी जो व्यवस्था थी या जो ये काम करते थे अपना, अंग्रेजों के मशीनी कामों की वजह से जो कि ये नष्ट हो गए थे। ठीक है, इसलिए ये भी जो कि खेतों में काम करने वाले मजदूर बन गए थे। तो इस आधार पर खेतीय मजदूर वर्ग की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। खेतीय मजदूर मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े का भूस्वामित्व था, वह इसके साथ साथ ये लोग अपना श्रम बेचकर आजीविका की पूर्ति करते थे। ठीक है, अन्य भूमिहीन थे तथा मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। मजदूरी के बदले में खेतिया मजदूरों को वेतन मिलता था, जो कि बहुत कम होता था। इनके जीवन यापन की स्थिति असंतोषजनक थी। प्राय इन्हें जो मजदूरी मिलता था वो वस्तुओं के रूप में भी मिलता था, कभी कभी जैसे धान, गेहूँ, दालों जैसे अनाज के रूप में मिलती थी, और कभी कभी इन्हें वस्तुओं के स्थान पर नगद वेतन भी दिया जाता था। ये देखो दूसरे टाइप का जो आपका खेतिया मजदूर है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, पहले टाइप का जो खेतिया मजदूर था उसके पास कुछ भूमि थी, पर वो अपनी आजीविका के लिए वो जो कि दूसरों के यहाँ भी काम करता था। लेकिन दूसरा जो टाइप है उसके पास भूमि नहीं है, पर वो जो कि इसमें जो कि असंतोष था, इसको जो कि कम वेतन भी मिलता था और इसको जो कि बदले में धान, गेहूँ, दाल ये सब भी अनाज मिल जाता था। ठीक है, और जो तीसरा जो आपका श्रमिक वर्ग था, वो देखो श्रमिकों की, ये जो तीसरे प्रकार के श्रमिकों की स्थिति लगभग बंधुआ या अर्ध बंधुआ मजदूर के होते थे। मतलब ऐसे मजदूर होते थे जिससे जबरन काम किया जाता था और इनको वेतन भी बहुत कम या नहीं के बराबर दिया जाता था। तो ये तीसरे टाइप का जो आपके पास श्रमिक वर्ग था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों ने खेतिया मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किया। भारत में बंधुआ मजदूरी 1972 कानूनी रूप से जो कि समाप्त करे। तो भारत में बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1972 बना, जिसके तहत जो कि बंधुआ मजदूरी थी उसको कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया तथा सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएं जो कि बंधुआ मजदूरों का पता लगाने व उन्हें पुनर्वासित करने का कार्य गंभीरता से कर रही थी। मतलब उनको फिर से कहीं और बसाने का काम कर रही थी। परंतु भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण खेतिया मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। जो भू सुधार कार्यक्रम हुआ इसमें क्या हुआ, असमानता बढ़ गई और खेतिया मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। भूपतियों द्वारा स्वयं की खेती करने के लिए भूमि को पुनर्प्राप्ति तथा खातेदारों को उनको टेन्योर से बेदखल करने से भी इनकी संख्या बढ़ी है। जी हाँ, वो लोग भी जो कि खेतिया मजदूर बन गए। यह प्रक्रिया हरित क्रांति के कारण और तेज हो गई थी। हरित क्रांति के अनुरूप क्रय विक्रय तथा खातेदारों को बेदखल कर देने के कारण बड़े फार्मों ने भूमि के संकीर्णन का मार्ग प्रशस्त किया। इससे खेतिया मजदूरों की संख्या और बढ़ गई। मतलब जो बड़े बड़े फर्म थे उन्होंने जो कि भूमि को इकट्ठा करना शुरू किया अपने फर्म को चलाने के लिए, जिससे देखो ये जो छोटे छोटे किसान थे ये अपनी ज़मीन बेच के खाली हो गए थे और जिससे जो कि ये जो कि खेतिया मजदूर बाद में बन गए।
तो ये खेती मजदूर बनने के कुछ कारण थे। अब देखते हैं एक कारीगर वर्ग जो हमारा पांचवा वर्ग था किसान आपका कृषक सामाजिक संरचना में, इसके बारे में देखते हैं। तो कारीगरों का वर्ग समुदाय ग्रामीण समुदाय का एक अभिन्न अंग है। ये लोग भारतीय गांव को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देते थे। बढ़ई, लोहार, कुम्हार आदि इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं। इन कारीगरों के परिवार सभी गांवों में नहीं होते थे और जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्राय एक परिवार एक से अधिक गाँवों की सेवा करता था। ये सब जो परिवार देखो हर गाँव में नहीं पाए जाते थे, मतलब 2-4 गाँव में मिला कर लो तो एक गाँव में पाए जाते थे। और ये जजमानी प्रथा के कारण जो कि इनका एक परिवार एक से अधिक गाँव में सेवा करता था, मतलब ये सब जो चीज़ें ये बनाते थे उनको बेचते थे कई गाँव में जा जाके, ठीक है। फिर देखो ये लोग अंग्रेजी उद्योगों द्वारा बृहद पैमाने पर उत्पादित माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। औद्योगिकरण से ये कारीगर बुरी तरह प्रभावित हुए तथा इनमें से अधिकांश इतने निर्धन हो गए कि इन्हें पुनः खेती की ओर लौटना पड़ा। इस कारण खेतों में मजदूरों की अधिकता हो गई, मतलब जो हमारा दस्तकारी सिस्टम था, व्यवस्था था, वो नष्ट कर दिया अंग्रेजों के उद्योगों के कारण, क्योंकि इनके जो उद्योग से बनने चीज़ें होती थी वो अधिक टिकाऊ और सस्ती होती थी, और हमारी चीज़ें जो हाथ से बनती थी और उसमें मेहनत ज़्यादा लगता था, इसलिए उसकी जो काफ़ी महंगा हो जाती थी, इसलिए वो मार्केट में उतना सेल नहीं होता था। और ये चीज़ें जो कि समाप्त हो गई और अंग्रेजों की चीज़ें जो कि काफ़ी हद तक भारतीय मार्केट में बढ़ गई थी, ठीक है। तो इस आधार पर देखो कि जो ये दस्तकारी में लगे लोग थे, इनके पास कोई काम नहीं था, तो ये खेतियों में मजदूर बन गए थे, खेतों में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इस आधार पर देखो खेतिया मजदूरों की संख्या में वृद्धि भी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्रामीण कला एवं दस्तकारी के विनाश के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण नहीं हुआ। अगर देखो ग्रामीण कला और दस्तकारी को प्रमोट किया जाता तो यही जो कि आगे चल के जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मतलब ये उद्योगों की स्थापना करते, इन सब क्षेत्रों के लिए बड़े बड़े उद्योगों मतलब बड़े बृहद स्तर पर काम करते, जिससे जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण हो जाता। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सरकार ने कारीगरों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे नए कुटीर उद्योग स्थापित करना, ऋण सुविधाएं प्रदान करना, इनके उत्पादों को शहरी बाजार तक लाने के लिए यातायात सुविधाएं देना, परंतु यह प्रयास उनको उचित जीवन अवसर देने में बहुत प्रभावी नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने जो कि जो आपका दस्तकारी या कारीगर वर्ग था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब चलो यहाँ मूल्यांकन देखते हैं। जो भारत में कृषक वर्ग संरचना थी, जो हमने सब कुछ पढ़ा, उसके बारे में यहाँ देखो क्या कहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में कृषक वर्ग संरचना सामंतिक कृषक संबंधों पर आधारित रही है और सामंतों के द्वारा निर्धन कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों का शोषण किया जाता रहा है। आज़ादी के बाद इस असमानता और शोषण को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, यद्यपि इसमें से कुछ सफलता भी मिली है, तथापि जो कि अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाया है। आज भी कृषक सामाजिक संरचना में अत्यधिक विषमता विद्यमान है, जहां भूमि सुधार कारगर नहीं है। जैसे देखो जहां भूमि सुधार कारगर नहीं हुए वहां पे देखोगे आपको तो कृषक सामाजिक संरचना में विषमता देखने को मिलेगी। जैसे बिहार में आप देखोगे इसका प्रभाव निगेटिव रूप में हुआ है, वहाँ पे विषमता अत्यधिक है। एक तरफ हरित क्रांति और बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न नवीन किसान वर्ग, जिसे पीसी जोशी और के एल शर्मा अपनी स्टडी में बताते हैं कि नवीन किसान वर्ग का उदय हुआ है हरित क्रांति और बाजार अर्थव्यवस्था के कारण, ठीक है। और सरकार के तमाम सुधारों से बचते हुए अपने भू स्वामित्व को बचाए रखने वाला परंपरागत भूस्वामी वर्ग को दूसरी तरफ तो देखो एक तरफ ये है जो आपका भूस्वामी वर्ग है और नवीन किसान वर्ग है, ठीक है, और दूसरी तरफ बहुसंख्यक छोटे किसानों और कृषक मजदूरों को सहजता से देखा जा सकता है। यानी भारतीय कृषक संरचना में आप देखोगे तो ये कुछ वर्ग है, जैसे एक नवीन किसान वर्ग उदय हुआ है, ठीक है, हरित क्रांति और बाजार अर्थव्यवस्था के कारण, मतलब एक तरह से धनी किसान वर्ग है। फिर दूसरा देखो एक भूस्वामी वर्ग भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही यहाँ पे छोटे किसान और कृषक मजदूर को के रूप में वर्गों को देखा जा सकता है, जो अभी भी इस वर्ग असमानता से युक्त कृषक संबंधों में शोषक शोषित संबंधों को परिलक्षित करते हैं, जिसकी प्रवृत्ति आज मध्य बिहार में जाति संघर्ष या बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में नक्सलवाद या वृद्धि या कृषक मजदूरों का व्यापक रूप से नगरों अथवा अन्य राज्यों की ओर प्रवास या इन क्षेत्रों में होने वाली आत्महत्याओं के रूप में देखा जा सकता है। कहने का आशय है कि जो ये असमानताएं कृषक क्षेत्र में हुई ना भू सुधार के जरिए, हरित क्रांति के जरिए, तो इसका परिणाम क्या हुआ, निगेटिव हुआ। इससे जो कि जाति संघर्ष में वृद्धि हो गई, बिहार झारखंड में देखोगे नक्सलवाद में वृद्धि हो गई, जो कृषक असंतोष से भूमिहीन हो गए, वो अपने असंतोष को अपनी मांग के लिए नक्सलवाद की रास्ता को अपना लिए, और जो बहुत से कृषक मजदूर थे वो नगरों की तरफ पलायन करने लगे, और इससे जो कि नगरों की आबादी सघन होने लगी, और कहीं कहीं तो कुछ किसानों ने आत्महत्या भी करना शुरू कर दिया था।